शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर सर्कल। सपोज आपको किसी ने बोला इस प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक लाइन भी ड्रॉ करना है साइमल्टेनियसली, एक सर्कल भी ड्रॉ करना है, एक लाइन भी ड्रॉ करना है ऑन द सेम प्लेन साइमल्टेनियसली। देयर आर थ्री डिफरेंट सिचुएशंस बाय व्हिच वी कैन डू दिस। या तो ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर जाए, या तो ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर जाए, या तो यहाँ पे कोई कट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ। तो बेटा ये हमारे लिए खास लाइन है। इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। क्या बोला जाता है? टेंजेंट। और इसको बोला जाएगा सेकेंड। नॉट नेसेसरली फॉर सर्कल, फॉर एनी कर्व। अगर कोई लाइन एक कर्व को एक पॉइंट पे टच कर जाएगा, उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। इसका मतलब है लाइन और सर्कल के बीच में एक ही पॉइंट होगा जो कॉमन होगा। The only point that lies both on the circle as well as on the line is this point only, and इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यूजुअली वी यूज दिस फ्रेज फॉर दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक खास पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं, इस सर्कल के ऊपर भी लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन वी गो फॉर द थ्योरम्स ऑन सर्कल। ओके, क्या है कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लो। सपोज मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया इस प्लेन में। इस सर्कल का एक सेंटर होगा खुद का। इस सर्कल इस प्लेन को एग्जैक्टली देखोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल आई कैन चूज ए प्लेन पॉइंट एनीवेयर ऑन द प्लेन। आई कैन चूज ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, आई कैन चूज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आई कैन ऑल्सो चूज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। बट अगर मैं बोला जाए कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन देख के ये बता दो कि ये गिवन पॉइंट इस सर्कल के अंदर रहेगा, इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा या ऑन द सर्कल होगा, लेट पी बी एनी पॉइंट। मान लो एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया P हियर, लेट P बी एनी पॉइंट हियर। सपोज P को हमने यहाँ पे तीन अलग अलग जगह पे हम अज्यूम कर सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर को मैंने C से रिप्रेजेंट किया। अगर C को P से कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस साफ साफ पता चल रहा है बेटा इस सर्कल का रेडियस से छोटा है। ओके, अगर C को यहाँ पे P तक कनेक्ट कर दूँ, ये डिस्टेंस मुझे साफ साफ पता चल रहा है C और P के बीच में जो दूरी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दूं तो ये रेडियस से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आई कैन राइट इट एज ग्रेटर देन R। दैट मीन्स CP को मैंने मेजर किया। व्हाट इज CP? CP इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने मेजर करने के बाद मेरे पास तीन डिफरेंट सिचुएशन आ रहे हैं। क्या क्या सिचुएशन आ रहे हैं? या तो ये रेडियस से छोटा हो जाएगा, या तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, या तो रेडियस से ज्यादा हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैंने CP की बात करना। अगर CP का मेजरमेंट मैंने लिया, वो रेडियस से छोटा हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट P सर्कल के अंदर है। दिस इंप्लाइज P लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, दिस मीन्स P लाइज ऑन द सर्कल एंड दिस मीन्स P lies outside the circle. Okay. In other words, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा भी बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, अगर किसी पॉइंट का दूरी आप मेजर कर रहे हो वो रेडियस से ज्यादा है तो कन्फर्म है ये आउटसाइड लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो उसका दूरी अगर सेंटर से मेजर करोगे वो रेडियस से बड़ा ही होगा। अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, इसका दूरी मेजर करोगे तो रेडियस से छोटा ही होगा। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो एग्जैक्टली उसके डिस्टेंस के बराबर होगा। पॉइंट। इनके अलावा और कुछ एडिशनल नॉलेज आपको रखना है बेटा, क्योंकि जो थ्योरम्स हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं उनमें से इसका यूज होगा। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो यहाँ पे कोई लाइन दे रखा है और यहाँ पे मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे, आउटसाइड द लाइन आई हैव चोजन ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द प्लेन। इस पॉइंट से मैं क्या करूँ, इस लाइन के साथ बहुत सारा डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, लेट बी एनी वेरिएबल डिस्टेंस।
ये पॉइंट को मैंने ए नाम वो नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, ये पॉइंट को बी नाम दे दिया। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के साथ मैं बहुत सारे डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ। इनमें से एक रैंडम डिस्टेंस मैंने ले लिया ओ ए, और ये खास डिस्टेंस है, कितने डिग्री पे मैं लिया, ये 90 डिग्री पे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। एवरी टाइम कभी भी हमें डिस्टेंस बोले तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लेते हैं। ओके, जब भी बहुत सारे डिस्टेंस को हम चेक करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट in between a line and a point, then out of many distances the perpendicular distance is going to be the shortest. Let us write it down. Out of all distances between a point and a line, the perpendicular distance is the shortest. Can we prove this? Yes, we can prove this using triangle inequality also. We can prove this. देखो बेटा, ये 90 डिग्री तो कोई भी ना कोई एंगल होगा, let it be 60 डिग्री या any other angle. We can clearly see that ये जो 90 डिग्री है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में एक ही तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। इस ट्रायंगल में ओ ए बी ट्रायंगल में क्या हम बोल सकते हैं जो 90 डिग्री है ये 60 डिग्री से तो बड़ा ही होगा। ओके, तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़े, अगर एक ट्रायंगल में एंगल्स बड़ा है तो उन एंगल्स के सामने वाला साइड बड़ा होगा, अगर एंगल्स छोटे तो उन एंगल्स के सामने वाला साइड छोटे होंगे। तो बताओ बेटा, 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, वो है, और 60 डिग्री के सामने कौन सा साइड होगा, वो भी। इसका मतलब स्पेसिफिकली हम कोई भी पॉइंट्स ले ले, कोई मैटर नहीं करता है, ये जो ओ बी डिस्टेंस है वही सबसे छोटा होगा कोई भी ओ ए डिस्टेंस है। क्या मतलब है इसका, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। याद रखने वाला चीज क्या है, आउट ऑफ मेनी डिस्टेंसेस दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को लेके थोड़ा सा हम आगे चलते हैं बेटा, इनको याद रखोगे। जो थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं उन थ्योरम्स में इसका यूज होगा। ओके, सबसे पहले जो थ्योरम है उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द थ्योरम? द फर्स्ट थ्योरम इज tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. तो मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसका प्रूफ सिखा दूंगा। स्टेप्स लिखना आपका काम है। मान लो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे एक टेंजेंट दे रखा है, लेट इट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसी पॉइंट पे अगर आपने एक रेडियस ड्रॉ किया, इसी पॉइंट पे रेडियस होना चाहिए। रेडियस तो कोई भी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकता है, बट ये लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अगर कोई रेडियस को लाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो देन दैट हैज टू बी द कॉमन पॉइंट ओनली। ओके, एट द कॉमन पॉइंट ओनली वी कैन ड्रॉ ए रेडियस फ्रॉम द सेंटर। अगर हमने ड्रॉ किया इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे देन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। दिस इज द थ्योरम। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेयर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, बाकी तो रेडियस टच ही नहीं करेगा बेटा, एक ही रेडियस है जो सर्कल लाइन को टच करेगा, दैट इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ द सर्कल सी, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, कोई भी एम मान लो इसको। ओके, हम लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो क्यू ले लिया, और ऑलरेडी हम सर्कल में टेंजेंट को डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच लाइज बोथ ऑन द सर्कल एज वेल एज ऑन द लाइन। दैट मीन्स दैट एनी अदर पॉइंट क्यू इफ आई टेक ऑन द tangent, that cannot lie inside the circle, that cannot lie at this point because this is the only point of contact. So any other point Q has to lie outside the circle. I repeat it. अगर हम कोई भी वेरिएबल पॉइंट Q ले ले, वो पॉइंट जो होगा इस लाइन के ऊपर अगर लाई करेगा तो कंफर्म है उस सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट है जो लाइन और सर्कल के बीच में कॉमन होगा, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
तो बाकी पॉइंट सर्कल के बाहर क्यों लाई करेगा? दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लाइन एंड सर्कल, दैट मीन्स देयर विल बी नो अदर पॉइंट दैट कैन लाई ऑन द लाइन एंड इनसाइड द सर्कल। अगर इसका दूरी में मेजर करूंगा तो ऑब्वियस बात है, दिस डिस्टेंस हैज टू बी r प्लस समथिंग, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r प्लस समथिंग। ऑब्वियसली इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, इट्स डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मोर देन द रेडियस। क्वाइट क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है कि r से ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कोई भी पॉइंट क्यू ले लो, उसका दूरी सेंटर से ये दूरी से बड़ा ही होगा। रीजन बीइंग ये पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल पे है, दैट इक्वल्स टू द रेडियस, बट r plus something means greater than the radius. That means any point that you choose on the line PQ has to be greater than CM, which implicitly proves that CM is going to be the shortest distance measured between this point and the line. अगर कोई डिस्टेंस एक लाइन और पॉइंट के बीच में मेजर कर रहे हो and that distance is the shortest possible distance, then that has to be the perpendicular distance between the line and the point, which proves that this radius is perpendicular to the tangent at the point. Is it clear? We are going to solve some questions on this, then we move forward for the rest of the concepts. ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे मान लो बेटा यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, मान लो यहाँ पे एक टेंजेंट दे रखा है और ये सर्कल का सेंटर है, इसका वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी माने मार्क कर लिया डी। सबसे पहले तो आपको ओपी फाइंड करने बोला है, ओपी फाइंड करने के बाद आपको डीपी फाइंड करने भी पूछ सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट खींचा हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले ब्लाइंडली आप क्या करोगे बेटा, 90 डिग्री यहाँ बना दोगे, क्वेश्चन में नहीं देगा ये, अपने 90 डिग्री बनाना है क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ। वैसे भी एक ट्रायंगल में दो साइड देके तीसरा पूछा है, जिसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट होगा, वो दो साइड से तो तीसरा नहीं पूछेगा ना। चलो बताओ बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक इट राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल का सामने वाला साइड को बुलाते हैं हाइपोटेन्यूस। कैन यू राइट इट लाइक दिस, ओपी का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर, तो ओपी का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 225 प्लस 400, दैट कम्स आउट टू बी 625। So OP is going to be 625 का root over, which gives us 25. This is the answer to the first question. But क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल या थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए ये डीपी भी पूछ सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन में अगर डीपी पूछा है तो इसका मतलब ये तो मिल गया मुझे, कितना सेंटीमीटर है ये, 25 सेंटीमीटर। क्या मुझे ये दूरी भी पता है? बिल्कुल पता है। दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर। अगर ये सेंटर से ये पॉइंट का दूरी रेडियस होगा, सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का दूरी तो रेडियस की बराबर होता है, तो ये 15 तो ये भी 15, ये पूरा 25 से 15 चला गया, पता कितना बचा? दिस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। कुछ अच्छे इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकते हैं, मान लो एक बोर्ड में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक पॉइंट आपको मैंने दे दिया एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को पी को मैंने सर्कल के ऊपर रख दिया, अब की बार पॉइंट को क्या कर रहा हूं बेटा, सर्कल के अंदर रख दिया। दीज आर द थ्री डिफरेंट केसेस वेयर पॉइंट को लाई ऑन द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। द पॉइंट may lie outside the circle, may lie on the circle and may lie inside the circle। इन तीनों सिचुएशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पॉइंट से कितना पॉसिबल टेंजेंट से ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। एक्सटर्नल पॉइंट से तो हम बेटा दो टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर पॉइंट एक्सटर्नल है वी कैन ड्रॉ टू डिफरेंट टेंजेंट्स। तो ये पॉइंट को टच करा देना ऐसे। एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितना टेंजेंट खींच सकते हो? दो टेंजेंट खींच सकते हो। अगर इस पॉइंट की बात किया जाए यहाँ पे, how many tangents are possible here? Only one tangent is possible। टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट नहीं होता है बेटा, ये बाद में हम प्रूव करेंगे। एक ही पॉइंट में एक ही टेंजेंट जा सकते हैं, दूसरा टेंजेंट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रेडियस जो होता है ना टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन को थोड़ा बाद में लेते हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट से कितना सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट रख दोगे तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। आपको लगेगा ऐसा सर ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो दूसरा टेंजेंट हो जाएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे आपको ये फील होगा कि ये सर्कल का टेंजेंट है, सर एक ही टेंजेंट क्यों, ऐसे तो ड्रॉ दूसरे टेंजेंट में ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा, एक ही लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हो। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ये भी 90 होगा, इससे बढ़कर जाओगे तब भी 90 होगा। दिस इज नॉट ए पॉसिबल केस, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉप ओनली वन परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कौन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन ना ये वाला, देयर हैज टू बी यूनिक लाइन। दैट इज वाई एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकते हैं। फिर से सुनो, रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, इसी लाइन के साथ ये भी लाइन तो परपेंडिकुलर सेम पॉइंट से नहीं हो सकता। हाँ, अलग अलग पॉइंट से हो सकता है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर ये भी लाइन परपेंडिकुलर, लेकिन इसी पॉइंट से थे मैं इसी लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकता एक ही प्लेन में। अलग अलग प्लेन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स एक जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है उसमें कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हियर वी कैन नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट, रीजन बीइंग अगर हम लाइन खींचने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस पॉइंट, दिस हैज टू इंटरसेक्ट बोथ द सर्कल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ऐसे लाइन को हम लोग नाम दिए बेटा सेकेंड लाइन। क्या नाम दिए हैं, दिस इज कॉल्ड ए सेकेंड लाइन। सर इसको ड्रॉ क्यों करेंगे, ड्रॉ नहीं करके यहाँ तक रख सकते हैं हम लोग, ऐसे एक पॉइंट पे टच कर गया चलो एक पॉइंट पे कट भी कर गया, ऐसा नहीं होता है। लाइन ग्रोज इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, एक लाइन कभी स्टॉप नहीं होता, इट इज नॉट ए लाइन सेगमेंट और ए रे। एक रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक इंडेफिनेट डायरेक्शन होता है, बट एक लाइन दोनों डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो कन्फर्म है आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो। तो इधर भी कट होगा तो इधर भी कट होगा, एरो मार्क्स हम इसको इंडिकेट करते हैं। इज इट क्लियर? So these are three conceptual questions which can be asked on the in the exams. Okay. सपोज आपको मैं कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपको बोला दो सर्कल ड्रॉ करके बताओ बोर्ड पे, कितने तरीके से आप दो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सर एक तरीका तो ये हुआ सर्कल से एक दूसरे को टच कर जाए, सर एक तरीका ये भी होता है कि सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, सर एक तरीका ये भी हो रहा है सर्कल एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे। सर ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है सर्कल के अंदर सर्कल आ जाए, ना इधर टचिंग नॉर कटिंग वाला सिचुएशन। ये भी हो सकता है एक सर्कल के अंदर सर्कल आ जाए और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर जाए। ओके बेटा, so these are the varieties of options where we can draw two circles simultaneously on a plane. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बेटा ऑन कॉमन टेंजेंट्स। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कॉमन टेंजेंट्स पे क्वेश्चन पूछेगा। और कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं मैं पहले से इंट्रोडक्शन दे दूं, जो टेंजेंट्स दोनों सर्कल के ऊपर कॉमन होंगे, माने इसका भी टेंजेंट होगा और इसका भी टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंट्स को बुलाया जाता है कॉमन टेंजेंट्स। ओके, इसके बाद हम लोग कॉमन टेंजेंट्स के टाइप्स पढ़ने वाले। बताओ कितना टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों सर्कल के ऊपर कॉमन होगा। सर बोलोगे सर एक तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, 1 2 3। इन दिस सिचुएशन मैक्सिमम कितना टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, कॉमन टेंजेंट्स 3। क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल हियर। ऑब्वियसली बेटा दो टेंजेंट तो दो सर्कल तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अगर आप चाहते हो कि एक टेंजेंट दोनों के पास आ जाए कॉमन, तो एक ही पॉसिबिलिटी से दैट इज टू बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल हियर इज 1। इनके अलावा अगर कोई पॉइंट हम कोशिश करेंगे इन दोनों सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बन जाए तो एक का टेंजेंट दूसरे का सेकंड ही बनेगा। बताओ बेटा, दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आपको बोला हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, आप बोल सकते हो सर दो टेंजेंट्स हम ऐसे खींच सकते हैं, तो मैक्सिमम हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल 2। यहाँ पे हम कोई कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे बताओ सर एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, एक इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल हियर, 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ओके, इनका नाम क्या है मैं बताऊंगा बाद में। तो ये भी टेंजेंट्स है और ये भी टेंजेंट्स है। तो इन प्रकार ऐसे सर्कल से अगर प्लेन में दिया जाए तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल हियर, 4। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो कोई टेंजेंट्स नहीं। पॉइंट। चलो कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रहा है यहाँ पे,
कॉमन टेंजेंट्स वो होते हैं जो दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट्स में भी टाइप है सर, एक कॉमन टेंजेंट मुझे इस प्रकार दिख रहे हैं, एक मुझे इस प्रकार दिख रहे हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही कॉमन टेंजेंट्स हैं, डिफरेंस ये है इनका नाम पे है, थोड़ा फंक्शनलिटी पे और नाम पे भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लो। अगर मैं दो सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और इनके बीच में एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने आपको बोला, आप इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही कॉमन टेंजेंट्स हैं, बट इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है सर? इन दोनों टेंजेंट्स में हम एक चीज नोटिस किए, इन सर्कल्स का जो सेंटर का पोजीशन है ना, इस लाइन का सेम साइड पे, सेम साइड का मतलब बोथ द सेंटर्स लाई बिलो द, बट इन दिस सिचुएशन बोथ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड। देखो बेटा, ये इस तरफ लाई कर रहे हैं तो ये इस तरफ लाई कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए कि जो सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स होगा उस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट, लाइन का दो साइड होता है प्लेन के रेस्पेक्ट में, एक लाइन ड्रॉ किया, एक साइड हुआ, एक साइड हुआ, मान लो ये लाइन ड्रॉ किया, एक साइड हुआ, एक साइड हुआ, लाइन के रेस्पेक्ट में एक प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उनको साइड्स ऑफ द प्लेन बोला जाता है। तो यहाँ पे बताओ बेटा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इन सर्कल का जो सेंटर है क्या सेम साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे? दिस बिलोंग्स टू दिस साइड, दैट बिलोंग्स टू दैट साइड, दैट मीन्स द सेंटर्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड। सो ऐसे टेंजेंट को बोला जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इनको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनको एक्सटेरियर टेंजेंट भी बोला जाता है, इनको इंटीरियर टेंजेंट भी बोला जाता है, जो आपको अच्छा लगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसको बोलोगे जहां पे सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उनको बोलोगे जहां पे सेंटर्स लाई ऑन द अपोजिट साइड। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली, इसको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन इसमें मैं दे रहा हूं, सो दैट, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन का, तो जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेंड करना। सो दैट, मान लो कहीं पे एक सर्कल है, उस सर्कल पे गिवन है डायमीटर, डायमीटर वी ऑल नो द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द सेंटर, ओके। इन पॉइंट्स को ऑलवेज बुलाते हैं, कोई भी कोड का जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सट्रीमिटी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है बेटा? एक्सट्रीमिटी। ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही होता है। सो दैट tangents drawn at the extremities of a diameter are parallel to each other. So that the tangents drawn at the extremities of a diameter are parallel to each other. इसका बोलने का मतलब है, अगर कोई डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज है, इनका आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। बेटा, पैरेलल लाइंस को प्रूव करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? या तो अल्टरनेट एंगल ढूंढो, इक्वल करो, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो, इक्वल करो, या तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स को 180 प्रूव करो। यहाँ तो डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होने के कारण ये कितना डिग्री होगा बेटा? ये तो 90 डिग्री होगा। क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? बिल्कुल। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बताओ, क्या यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिख रहा है? और जहां जेड बना उनके दो माउथ पे दो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। या तो ऐसे सोचो, ये 90 तो ये 90, को इंटीरियर एंगल का सम 180 आएगा, तो लाइन्स आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। बताओ, are they parallel to each other now? Yes sir, because the alternate angles are equal, the lines are parallel. Is it clear? Okay, let us move to the next question. Question ये है, so that when two circles touch each other, the point of contact and the centers of the circle
विल बी कोलिनियर। क्या क्वेश्चन है, एक बार बड़े ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, टच का मतलब हम जानते हैं कट नहीं करेंगे या सेपरेटेड नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे को टच करने का मतलब वही बात है जो लाइन और टेंजेंट की लाइन और सर्कल के बीच में था, वैसे ही दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करने का मतलब देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी वन पॉइंट ओनली। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी कॉन्टैक्ट का पॉइंट मिला आपको, वो सेंटर के साथ क्या होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। क्या मतलब है क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, क्वेश्चन में इतना ही बोला है, लेकिन दे आर नॉट टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ये बात कहीं पे भी नहीं बोला। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा। बेटा सर्कल्स ईच अदर को टच करने का दो तरीका होते हैं, या तो एक्सटर्नल टच करे या तो इंटरनल। कोई भी चीज अंडरस्टूड नहीं होता है जब तक ज्योमेट्री में साफ साफ नहीं बताया कि क्या इसका तरीका है, तो आप इसको एज्यूम नहीं कर पाओगे कि एक्सटर्नल ही टच कर रहे हैं। एक्सटर्नल भी टच कर सकते हैं, इंटरनल भी टच कर सकते हैं। देखो सिचुएशन ये है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन दोनों सर्कल का सेंटर के साथ, मान लो दिस पॉइंट भी पी, ये सर्कल का सेंटर C1 है, इस सर्कल का सेंटर C2 है, तो आपको प्रूव करना है C1-P-C2। ओके, सिचुएशन ये भी हो सकता है दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर दे, ये भी सिचुएशन। एंड दिस पॉइंट हमने क्या मान लिया, पॉइंट P, इस सर्कल का सेंटर को हमने C1 मान लिया, इस सर्कल का सेंटर को हमने C2। जरूरी नहीं कि C2 इधर है, C2 इसके अंदर भी आ सकता है। बस आपको प्रूव क्या करना है, C1 C2 और P जो है ना, ये भी कोलिनियर होंगे। ओके, तो जब भी ज्योमेट्री में कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो याद रखना जो बीच में पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे अगर आप ये प्रूव कर दो, मान लो तीन पॉइंट्स ए बी और सी, इन तीनों को कोलिनियर प्रूव करना है, तो याद रखना बेटा कोई भी एक लाइन का सहारा लेंगे या फिर हम यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स क्रिएट करेंगे। मान लो एक लाइन ऐसे क्रॉ कर दिया, इन एंगल्स का सम अगर मैं प्रूव कर दिया कि दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों का सम अगर मैं प्रूव कर लिया कि 180 है, तो हर सिचुएशन में ये लाइंस की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और कोई सिचुएशन होगा ही नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके ऊपर। सर ऐसे क्यों, अगर ये दोनों का सम 180 हो जाता है बेटा, ये हमेशा कोलिनियर क्यों होंगे, क्योंकि एक लाइन का हिस्सा हो जाएगा। हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मतलब एंगल होना स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तब तो ये एंगल स्ट्रेट बनेगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पे अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना है, इनका कोलिनियरिटी प्रूव करना है, तो मुझे बीच में ऐसे दो एंगल्स क्रिएट करना पड़ेगा जिनका सम 180 डिग्री है। यहाँ पे सिचुएशन और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। हमने क्या किया बेटा, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट खींच लिया, टेंजेंट खींचते मुझे समझ में आएगा ये कितना डिग्री पे बन रहा है, 90 डिग्री पे। यहाँ पे कितना डिग्री, रेंडमली मुझे कोई भी लाइन का रिक्वायरमेंट था, तो हमारे लिए तो सबसे बढ़िया लाइन यहाँ पे टेंजेंट मिल गया, जो साफ साफ आपको बता रहा है यहाँ 90 बनेगा, या 90 बनेगा। तो 90 और 90 का सम से कितना बनेगा सर, 90 और 90 का सम से तो 180 बनेगा। इसका मतलब साफ साफ है दिस थ्री पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कोलिनियर। ओके, याद रखना कोलिनियरिटी प्रूव करने का हमारे पास और भी तरीके हैं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पे अलग होता है, लेकिन ज्योमेट्री में कोलिनियरिटी प्रूव करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि कोई एक एक्सटर्नल सपोर्टिंग लाइन लाओ और वहां पे दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री बना दो। सिचुएशन यहाँ पे अलग है। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचूंगा, बताओ बेटा, C2P जो होगा इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, और C1P भी इस लाइन के साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ एक लाइन में एक पॉइंट में कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो सर, एक लाइन में एक पॉइंट में हाउ मेनी परपेंडिकुलर कैन बी डन। एक परपेंडिकुलर ये हुआ, एक परपेंडिकुलर ये हुआ, क्या सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यहां से यहां तक 90 हुआ तो यहां से यहां तक 90 से ज्यादा ही होगा। मतलब कोई लाइन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। रीजन लिख सकते हो बेटा, ऑन ए लाइन at any point we can draw one and only one perpendicular.
तो क्या बात है इसका मतलब है C1P और C2P दोनों ही तो परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? इस सर्कल का रेडियस है C1P, इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। इस सर्कल का रेडियस है C2P, इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब C1P भी परपेंडिकुलर है, C2P भी परपेंडिकुलर है। एक लाइन पे, एक पॉइंट पे तो एक ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट मीन्स C2 हाइफन C1 हाइफन 3। फॉलोइंग दिस कमेंट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोनों पॉइंट्स इसके साथ कोलिनियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, कंसेंट्रिक सर्कल्स दे देगा। याद रखना, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर्स कॉमन होते हैं। बाहर वाले सर्कल का कोड अंदर वाले का टेंजेंट बना ले ऐसे, और ये लेंथ कुछ दे देगा, ये बोलेगा 3, ये लेंथ कुछ दे देगा, बोलेगा 5। इस ए बी का कोड का लेंथ बताओ। आउटर सर्कल के लिए तो ये कोड है ना, इनर सर्कल के लिए ये है टेंजेंट, आउटर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। तो याद करो नाइन्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में हमने थ्योरम पढ़ रखा था। थ्योरम ये था, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल विल बाइसेक्ट द कोड। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल विल बाइसेक्ट द कोड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 9। अब यहां पे आ जाओ बेटा। यहां पे इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये तो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो बोलो यहां पे परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ये लाइन इस सर्कल के लिए तो टेंजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री पे बनेगा? 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री आ गया, अब ये वाला सर्कल को भूल जाओ। अब मेरे पास आउटर सर्कल कंसिडर करना है। मुझे तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये 90 डिग्री पे है। ये कौन सा पॉइंट है? O, ये है A, ये है B, और ये वाला पॉइंट हमने क्या माना? दिस लेंथ इज गिवन 3, दिस लेंथ इज गिवन 5, और ये कितने डिग्री पे है बेटा? 90 डिग्री पे। तो ये हो गया मेरा इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस। ये एक बेस एक परपेंडिकुलर है। कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आप याद ही रख लोगे तो बहुत बढ़िया। बोलो बेटा, एपी को अगर मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर से, बताओ 25 माइनस 9 का रूट ओवर, 16 का रूट ओवर से वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। पर ये 4 है क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 4 होगा। इसका मतलब 4 + 4 से इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। क्लियर है? ठीक है। इन थ्योरम्स के साथ एक कन्वर्स भी आते हैं। कन्वर्स थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अगला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। दैट इज, अगर एक सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींचे, डायग्राम करके समझते हैं बेटा। मान लो कहीं पे एक सर्कल गिवन है और सर्कल के बाद कहीं पे एक एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है। इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर अपने 2 टेंजेंट्स ऐसे खींच रहे हैं। लेट O be the center of the circle. Okay, remember this is a very important theorem. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। ये जो लेंथ दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट या टेंजेंट लेंथ बोलो। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बोलो या तो टेंजेंट लेंथ बोलो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लेंथ ऑफ टेंजेंट दिखा TB। ओके, ये वाला पॉइंट को अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करूंगा, इसका जो वैल्यू आएगा तो रेडियस के ही बराबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बेटा, 9th क्लास का कन्वर्जेंसी का कंसेप्ट यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अगर इस P और O को ज्वाइन कर दूं, एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, एक खास लाइन बनने वाला है यहाँ पे, और ये लाइन इस क्वाड्रिलेटरल में क्या रोल प्ले करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टडी। ओके, ये ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल 2। लेट अस डिराइव by CPCT what are the possible results we can have. These 2 triangles are going to be congruent to each other. The reason being, बेटा यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। How can you say that tangent is perpendicular to the radius at the point? यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? सर यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बनेगा। क्या 2 रेडियस एक दूसरे के साथ बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्या तीसरा साइड इन तीनों के बीच में कॉमन है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। 2 राइट एंगल ट्रायंगल में हमें राइट एंगल को भी इक्वल करने का जरूरत नहीं है। राइट एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होता है। मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में हाइपोटेन्यूस इक्वल करना होता है, एक साइड को इक्वल करना होता है। इस 90 डिग्री के सामने जो है इसका हाइपोटेन्यूस है, इसका भी ये हाइपोटेन्यूस है।
और ये जो से है इसको हमने साइड मान रखा है। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को हम कन्ग्रुएंट करते हैं। देखो बेटा, अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की बात किया जाए, यहाँ पर ट्रायंगल 1 में AO इज गोइंग टू बी इक्वल टू BO इन ट्रायंगल 2, और ट्रायंगल 1 का PO is going to be equal to PO in triangle. These are being the common sides. और ये क्यों इक्वल हुआ? These are going to be the radius of the same circle. अब बताओ बेटा, एक एंगल भी इक्वल दे रखा है। कौन सा एंगल है? एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO एंड ईच इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल दिखा, यहाँ पे हाइपोटेनस दिखा, यहाँ पे साइड दिखा, लेकिन उसे by RHS axiom of congruency, by RHS axiom of congruency, अगर आपको congruency लिखना नहीं आता है तब भी मैं विजुअलाइजेशन से सिखाऊंगा कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनते हैं। चलो बेटा, यहाँ से थोड़ा सा मैं लिखना सिखा रहा हूँ। अगर 9th क्लास में सीखे हो तो बढ़िया है, एक बार मेरे तरीके से लिखो। इन कॉमन पॉइंट्स जो यहाँ पे और यहाँ पे ढूंढ लेना बेटा। इन कॉमन पॉइंट्स का पोजीशन सही होना जरूरी है। अगर कॉमन पॉइंट्स को यहाँ मैं पहले लिखूंगा तो वहां पे भी कॉमन पॉइंट्स को पहले लिखूंगा। अगर ये ट्रिक आता है तो बहुत बढ़िया है। चलो लिखना सीखो, आप जैसे भी लिखना लिखो। AOP ट्रायंगल क्या है बेटा? AOP, ध्यान रहे यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है मैंने बीच में रखा है, इज गोइंग टू बी कन्ग्रुएंट टू POP। ये ध्यान रखने बोला था। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उनका पोजिशनिंग अगर सही कर दिया तो कन्ग्रुएंसी आप सही लिखोगे। और यहाँ से CPCT डिराइव करना बहुत आसान है। बोलो बेटा, CPCT से AO बराबर B होगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है, हमें लिखने का जरूरत नहीं है। OP बराबर OP, वो भी पहले से गिवन था। हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिला? A से लेके P इज गोइंग टू बी इक्वल टू B से लेके P। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। AP इज इक्वल टू BP, दैट मीन्स जिनको हमने क्या बोला था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस टेंजेंट लेंथ्स आर गोइंग टू बी इक्वल। सर एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, बिकॉज ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी का मतलब इसका 6 पार्ट इसका 6 पार्ट के साथ बराबर होगा। 6 पार्ट का मतलब 3 साइड की इक्वल होगा, 3 एंगल की इक्वल होगा। बोला बेटा, 2 एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, बाकी 2 एंगल कहाँ पे बचा है? यहाँ पे 2 एंगल बचे हैं, यहाँ पे 2 एंगल, इन दोनों को भी इक्वल कर लेते हैं। बोलो, यहाँ पे P पे बनने वाला एंगल, यहाँ पे P पे बनने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। इस ट्रायंगल पे P पे जो एंगल बनेगा, इस ट्रायंगल पे P पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। बोलो बेटा, इस ट्रायंगल पे P पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये ट्रायंगल पे P पे कौन सा एंगल बन रहा है? X बराबर। यहाँ बताओ सर, यहाँ पे O पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे O पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होंगे। सर यहाँ पे O पे कौन सा एंगल बना? ये। यहाँ पे कौन सा एंगल बना? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इनको लिखने का जो तरीका होता है ये सुन लो पहले। याद रखने का बढ़िया तरीका ये है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक जब ज्वाइन करोगे, रास्ते में जो एंगल्स मिलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक तो P पे एंगल बनेगा, एक तो O पे एंगल बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे जो जो एंगल बन रहे हैं, दोज एंगल्स आर गोइंग टू बी बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। मतलब P पे बनने वाला एंगल भी ये बाइसेक्ट करेगा, O पे बनने वाले एंगल को भी ये बाइसेक्ट करेगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एट बोथ P एंड O। इज इट क्लियर? P एंड O पे बनने वाले एंगल को ये बाइसेक्ट कर देगा। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो बुकिश लैंग्वेज में एक बार लिख दे रहा हूं। इसको लिखने का जो बुकिश लैंग्वेज होता है वो ये होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको लिखने का जो बुकिश लैंग्वेज है वो ये होगा, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, द टेंजेंट्स आर equally inclined with the line joining the external point to the center of the circle. First point, the tangents are equally inclined to the line joining external point with the center. बट इसको लिखने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट यूज होता है ना बुक में, उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लो कहीं पे एक लाइन सेगमेंट दिया है AB, एक लाइन सेगमेंट दिया है AB, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दिया है P,
बताओ ए बी इस पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 40 डिग्री, मान लो ये 40 डिग्री है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए बी है पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सबटेंड करने का मतलब उसका एंड पॉइंट को पकड़ोगे, उस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो एंगल बनेगा उस एंगल को बुलाते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट। बताओ बेटा, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय ए बी कहां पे, पी पे कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में है? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट ए पॉइंट। सिमिलरली ये जो दो टेंजेंट्स आपने खींचा, ये दो टेंजेंट्स ध्यान देना बेटा, ये जो दो टेंजेंट्स है इनका एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से कनेक्ट करा दिया, ये बना वाई, और एक टेंजेंट ये था, इसका भी एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से कनेक्ट करा दिया, ये भी बना वाई। तो कैन यू से जो टेंजेंट्स है दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। These tangents are subtending equal angles at the center of the circle। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे सबटेंड कर रहा था, ये टेंजेंट्स यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन। एंगल्स सबटेंडेड, अच्छा ये समझा है इसलिए क्योंकि ये बुक का लैंग्वेज होता है, यूजुअली बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इस लैंग्वेज को समझाने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट को बताया। एंगल सबटेंडेड बाय tangent lengths are at the center are equal। okay, so let us do some questions here one by one। इसको मिटा दे रहा, एक बार फिर से सुनो बेटा। कहीं पे भी अगर सर्कल है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी क्वेश्चन करते हुए हो सकता है ये दिमाग को स्ट्राइक ना करे। ओके, ये मिटाने के बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, जिसको इसी का पार्ट बना देते हैं हम लोग, तो बहुत बढ़िया है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, पी ए ओ पी, बस इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे अलग से, इसको मिटाना पड़ेगा। बस अब इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोलो बेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। मान लो को ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक प्रॉपर ऑर्डर में मैंने लिखा, ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि इसको जोड़ने से 180 डिग्री आ रहा है, बोलने का मतलब है एनी टू अपोजिट एंगल, एनी टू तो दूसरा भी होगा ही होगा, एनी टू अपोजिट एंगल्स, आपको दोनों प्रूव करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है रिलेटिव में, क्योंकि इन दोनों का सम 180, तो इन दोनों का सम 180 ही आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर साइक्लिक प्रूव करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, उस सिचुएशन में हमें प्रूव करना होता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है पी ए ओ बी, इस क्वाड्रिलेटरल में भी वही बात है जो आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर दूं, ये पी, ये है ए, ये तो सेंटर का, सर्कल का सेंटर था, ये बी पॉइंट है, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताओ बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या साइक्लिक होगा? बिल्कुल साइक्लिक होगा। रीजन बीइंग, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90। आर दे ऑपोजिट एंगल्स? बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स। पी ए ओ बी, एक छोड़ के एक वर्टेक्स पे ऑपोजिट एंगल होते हैं। ये जो एंगल्स है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। 290 का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आप ये भी पढ़ रखे हो, 3 पॉइंट अगर प्लेन में दिया है कहीं पे भी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन ऑन द प्लेन, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू ऑल ऑफ देम। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर दूं जो कि तीनों पॉइंट से पास होगा, तो कंफर्म है ये 4th से भी पास होगा। 3 से तो पास होगा ही होगा एक सर्कल, 3 से ड्रॉ करके तो एक सर्कल बना ही सकते हो यूनिक सर्कल, और वही यूनिक सर्कल इससे भी पास होगा। रीजन बीइंग दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इज इट क्लियर? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बताओ बेटा, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा? अरे 130 डिग्री होगा। कैसे समझ में आ रहा है? अगर ये अगर सप्लीमेंट्री तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गए। और बोलो, अगर यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 130 कितने में बढ़ जाएगा बेटा? 65 और 65 में बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर फटाफट।
लेंथ ऑफ द टेंजेंट जैसे ही इक्वल होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट इफ ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ समझ में आएगा। इनसाइड एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, the base will be bisected at the point of contact। क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या क्वेश्चन बोला हूं। सबसे पहले एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का बेस क्या होता है वो समझ जाओ। मान लो यहाँ पे कोई एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और ये 50 है और ये 50 है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, जो रिमेनिंग साइड हो जाता है ना बेटा, अनइक्वल साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। वो कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं कि इसी पोजीशन में हो। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड्स होते हैं उनको बात देने के बाद जो साइड बचता है उसको बेस बोला जाता है। यहाँ पे सर्कल का इंस्क्राइब्ड होने का मतलब है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का तीनों साइड कोई सर्कल टच कर देना। बेटा दो टाइप का फिगर आ पाएगा, एक तो इंस्क्राइब्ड फिगर रहेगा, एक तो सर्कमस्क्राइबिंग फिगर रहेगा। सर्कमस्क्राइबिंग का फिगर वर्टेक्स से पास होता जाएगा, इंस्क्राइब्ड फिगर जो होगा उन तीनों साइड को टच कर देगा। ऐसे फिगर जो सर्कल्स है ना, इंस्क्राइब्ड का मतलब है जो सर्कल्स है ना, इस सर्कल्स इन तीनों साइड को टच कर रहे हैं। अगर टच करेगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। गिवन क्या है ए, गिवन क्या है बी, गिवन क्या है सी। क्या गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे। इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये जो बेस होगा इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाइसेक्टेड हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब है ये जो पॉइंट पी होगा ये बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। क्या आपको याद है एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जब भी खींचेंगे हम लोग, उनका जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। बताओ बेटा, कहाँ से आप एक्सटीरियर पॉइंट्स ढूंढना चालू करना सीख लो। यहाँ से इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचा हुआ है, बट लेंथ तो यहाँ तक ही होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही लेंथ होता है। इसको मैंने x मान लिया, तो बताओ ये भी क्या होगा x। लेट अस से दैट दिस वैल्यू इज x, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी x इटसेल्फ। सर एक लाइन यहाँ से भी तो हम खींचे हुए हैं और एक यहाँ से भी खींचे हुए हैं, तो ये y होगा, तो बच्चा ये भी क्या होगा y होगा। एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट को z मान लिया, यहाँ से भी हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट को क्या मान लिया, z मान लिया। मतलब मेरा जो टारगेट है इस y को z के बराबर करना है। गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इज इक्वल, तो वी आर गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी। उस ए बी इक्वल टू ए सी से मुझे प्रूव करना है कि वाई इक्वल टू, आसान बन जाएगा बेटा। ए बी का मतलब है एक्स प्लस वाई, बोलो। ए सी का मतलब है एक्स प्लस जेड, बोलो बेटा। क्या एक्स दोनों साइड होते कैंसिल हो गया, तो क्या वाई का वैल्यू जेड हो गया। क्या वाई का वैल्यू का जेड होने का मतलब है पी बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। एक क्वेश्चन कराता हूं और क्वेश्चन कराने के बाद एक सिमिलर टाइप का एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आपको ये रिजल्ट थोड़ा सा पता चले क्या हो रहा है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है बेटा, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे रखा है P, ये रखा है टेंजेंट। लेट दिस बी द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और टेंजेंट खींच रखा है ऐसे, और एक टेंजेंट मेरा मन किया मैं यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ऐसे खींच लिया। इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है सी डी। ठीक है, चलो यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ से मिटा दिया। दो टेंजेंट हमने खींच रखा है, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। और इस सर्कल पे एक ऐसे टेंजेंट हमने यहाँ पे खींचा जो कि इन दोनों टेंजेंट्स को सी पॉइंट और डी पॉइंट पे कट कर दे। इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तीसरा टेंजेंट जो इन दोनों टेंजेंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं सी और डी पे। यहाँ पे पी और ए का लेंथ मैंने दे रखा है 16 सेंटीमीटर। हाउ मच द लेंथ ऑफ पी ए इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PCD। इस PCD वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, पेरीमीटर फाइंड करने बोला है, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा
और तीनों साइड्स में से किसी भी एक का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व करने से पहले ये ढूंढना होता है कि हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है। सर गिवन इन्फॉर्मेशन तो मुझे यहाँ दिख रहा है 16 दिख रहा है, तो और क्या हो सकता है? एनी एडिशनल थ्योरम्स दैट यू आर कैपेबल ऑफ यूजिंग हियर? यस सर, हमें तो दिख रहा है यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, यहाँ से खींचा गया एक टेंजेंट, यहाँ से खींचा गया, तो पीए तो बेटा पीएबी के बराबर होगा ही होगा। सर और क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है? इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लो, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया क्यू। सी से ए पॉइंट का दूरी, सी से क्यू पॉइंट का दूरी, ये भी तो इक्वल होंगे। मार्क देम, कुछ भी मार्क कर लो इसको, मैंने इसको एक्स मार्क कर लिया, तो क्या ये लेंथ भी एक्स ही होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ दो टेंजेंट लेंथ बराबर होगा। तो इधर भी तो बोल सकते हो ये बात, इसको भी एक्स मान ले। नहीं बेटा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता, ये भी मिड पॉइंट होता, बट इस ये आइसोस्केलेस दिया नहीं, यहां से ये और यहां से ये तक इक्वल है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो किया था वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल था। इसका मतलब एक्स बोलना एक स्पेसिफिक बात हो जाएगा, हो सकता है एक्स हो जाए, बट एक्स होना गारंटी नहीं है। तो एडिशनल वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे लेना पड़ा वाई, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा बेटा? वाई लेना पड़ेगा। मेरा गोल क्या है? मैं पीसीडी का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब है पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी फाइंड करना है। तो लेट अस पुट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। ये पूरा का लेंथ बताओ कितना है? 16। यहाँ से यहाँ तक अगर x हो गया, क्या यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो 16 माइनस एक्स होगा? अरे पूरा 16 है, इतना x चला गया तो ये तो 16 माइनस एक्स होगा ना। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? सर ये भी 16 है। कैसे पता चला? एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ दो टेंजेंट लेंथ हमेशा बराबर होता है। अगर ये 16 है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी कितना होगा? सर ये वाला हिस्सा भी होगा 16 माइनस वाई। वाई क्यों? ये वाई है, ये एक्स है, यहाँ से वाई गया, यहाँ से एक्स गया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिल गया। पूरे ट्रायंगल में देखो पीसीडी में या तो इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई है, या तो इन्फॉर्मेशन 16 में अवेलेबल। अब मैं जोड़ दूंगा तो दो वेरिएबल्स मैंने एडिशनल क्रिएट किया था ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। देखो बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पीसीडी? पेरीमीटर ऑफ पीसीडी इज, बोलो, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। बताओ पीसी कितना है? 16 माइनस एक्स। सीडी कितना है? एक्स प्लस वाई। पीडी कितना है? ये है 16 माइनस वाई प्लस वाई। डोंट वरी अबाउट द वेरिएबल्स, दे आर गोइंग टू बी कैंसल्ड। क्या लिखते हैं? 16 माइनस वाई, 16 माइनस वाई, सॉरी, ये 16 माइनस वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, ये 16 माइनस एक्स है। एक्स से एक्स उड़ गया, वाई से वाई उड़ गया। कितना है वैल्यू? 32। क्या नोटिस किया? एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में जानबूझ के पहले पुट किया। आपने ये नोटिस किया, जो ये ओरिजिनल लेंथ गिवन था पी ए, इसका डबल आ रहा है। तो ये बन रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, इस डाटा को मैंने डायरेक्ट यूज किया, ये बन गया एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। देख लो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। सेम डाटा मैं पुट कर रहा हूँ। ये एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये खींचा टेंजेंट ए, ये खींचा टेंजेंट बी, ये हो गया ऑब्वियसली कोड। कॉमन पॉइंट से खींचा हुआ टेंजेंट ये है, ये सी है, ये डी है, ये क्यू है। आपको बोलेगा फाइंड so that perimeter of PCD is equal to 2 times, या तो PA बोलेगा या तो PB बोलेगा, बात एक ही है, 2 times PA। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 2 times PA। जो एनसीईआरटी का डायग्राम होगा इसको टिल्ट कर देगा, ऐसे 90 डिग्री रोटेट करके दिया रहेगा ट्रायंगल और बेस। मैं इसको इस साइड से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि नाउ वी आर एक्वेंटेड विद दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स। ओके, इसको प्रूव करने का जो तरीका है, आप ऐसे चालू कर लेना। इसको आप LHS मानो, ये है आपका RHS है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू को आप कुछ भी अज्यूम कर लो, या तो PA को कुछ मान लो, या तो इस पॉइंट से चालू करना। बेटा ये लेंथ के इसके बराबर होगा, 100% गारंटी है। दिस टू आर गोइंग टू बी इक्वल। वाई? एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ दो टेंजेंट का लेंथ से इक्वल होता है। ये लेंथ x होगा तो ये भी लेंथ क्या x ही होगा। बताओ बेटा, सर ये लेंथ y होगा तो ये भी लेंथ y होगा। यूनिक तरीका होंगे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप निश्चिंत रहिए। जो मैं आपको स्टेप्स बोलूंगा, जैसे जैसे तरीका बोलूंगा, वैसे वैसे आप नोट कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है।
मुझे मतलब नहीं, मुझे इस ट्रायंगल को बस इस साइड के सहारे लिखना है, तो इसका मतलब इस सहारे को भी, इस साइड्स को भी, बड़ा साइड्स को भी कुछ मान लेना बेहतर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पीए और पीसीडी में रिलेशन चाहिए ना, तो इस पीए को कुछ मान लो। लेकिन मानते मानते ये इनहेरेंट है कि ये जेड, तो ये भी कितना होगा जेड। मैंने पी से लेके ए को जेड मान लिया, जैसे ही जेड मान लिया मेरा आरएचएस जो है ना बेटा वो बन गया 2z। दिख रहा है आपको साफ साफ, आरएचएस इज गोइंग टू बी 2z। मैंने जेड माना हुआ है, जेड जहां पे आएगा मैंने इसको किससे सब्सटीट्यूट कर देना है, वापस में पीए में सब्सटीट्यूट कर देना है। बताओ ये पूरा जेड है, इतना हिस्सा एक्स चला गया, तो इतना हिस्सा क्या जेड माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं। इतना हिस्सा जेड है, इतना हिस्सा वाई है, तो ये वाला हिस्सा क्या जेड माइनस वाई होगा। मैंने क्या किया बेटा, इस ट्रायंगल में जेड एक्स वाई का जो इन्फॉर्मेशन है लेके आ गया। बताओ नाउ वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल पीसीडी। बताओ बेटा इस ट्रायंगल पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी का वैल्यू, मतलब पीसी में सीडी और डीपी जोड़ेंगे तो पेरीमीटर आएगा। बताओ पीसी कितना है सर, पीसी इज जेड माइनस एक्स, सीडी इज एक्स प्लस वाई एंड दिस इज जेड माइनस वाई प्लस वाई। हैंड राइटिंग थोड़ा चेक कर लूंगा बेटा मैं, सॉरी, एक्स प्लस वाई, जेड माइनस वाई, एक ही वाई है यहाँ पे, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड दो बार आ रहे हैं, यू कैन राइट इट एज 2z। और जेड हम समझ रहे हैं बेटा, जेड किसको लिए थे, पीए को लिए थे, तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं 2pa। ओके, so in this way we can prove that the perimeter of the triangle is exactly equal to double the length of this external tangent। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। थैंक यू सो मच।